देखो ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था में सबसे पहले तो एक पदार्थ की या फिर द्रव्य की एक अवस्था होती है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य में आ जाते हैं ठोस भी आ जाता है, द्रव भी और गैस भी आ जाता है। द्रव मत लिख देना, ये क्या होता है? द्रव्य, इसको बोलता है मैटर। ठीक है, किसी भी द्रव्य की एक अवस्था होती है जिसमें ठोस, द्रव, गैस आते हैं। इसमें जो अवयवी कण होंगे, अब अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं ये कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या फिर आयन भी हो सकते हैं। इसमें जो अवयवी कण परमाणु, अणु या फिर आयन्स हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? पदार्थ की परिभाषा क्या आएगी इसकी? पदार्थ की या द्रव्य की व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों के बीच में, अवयवी कणों के बीच में क्या पाया जाएगा? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। तभी तो ठोस अवस्था बनेगी। जब आकर्षण बल प्रबल हो, मतलब अणु या परमाणु या आयन या अवयवी कण जिनको बोल सकते हो पास पास हो, तभी तो क्या बनती है? ठोस अवस्था बनती है। उसको क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। परिभाषा यही आएगी, द्रव्य की व्यवस्था जिसमें अवयवी कणों, परमाणु, अणु या आयन के बीच में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल पाया जाता है, उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, अब इसमें दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो कारक होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठोस अवस्था को दो कारक प्रभावित करेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा, और दूसरा कारक होता है अंतराणविक आकर्षण बल। अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, जो ये दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऊष्मीय ऊर्जा, किसी भी ठोस को हमने ऊर्जा दी, गर्म किया उसको, तो उसमें से जो भी अणु दूर दूर जाएंगे ना दूर दूर। लेकिन अंतराणविक आकर्षण बल क्या करेगा? अणुओं को पास लाने का काम करेगा। आकर्षण बल पास लाएगा, और अगर इसको गर्म करेंगे तो अणु दूर दूर जाएंगे। लेकिन जो ठोस अवस्था होती है उसमें अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है। किसकी बजाय? ऊष्मीय ऊर्जा की बजाय। इसलिए अब देखो इन दोनों में से ये बल प्रबल है, तो ये बल प्रबल है, तो ये बल इसके ऊपर, मतलब ये वाला जो बल है इसके ऊपर प्रभावी रहेगा। ये प्रबल है तो प्रभावी रहेगा। इसी कारण अणु दूर दूर जाने के बजाय क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और किसका निर्माण होता है? ठोस अवस्था का निर्माण होता है। दो कारक प्रभावित करेंगे, ये दूर दूर भेजेगा लेकिन ये पास पास भेजेगा। ये प्रबल है तो अणु क्या रहते हैं? पास पास रहते हैं। आगे देखो, इसके कुछ गुण होते हैं ठोस अवस्था के। फर्स्ट तो गुण यही आ जाएगा कि इसमें जो आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा गुण आ जाएगा, अब देखो आकर्षण बल प्रबल है तो बताओ ठोस ठोस के बीच में दूरी क्या होगी? आकर्षण बल बिल्कुल प्रबल है, ठोस के बीच में दूरी क्या है? इसके बीच में मान लो आकर्षण बल दुर्बल है तो दूर दूर होंगे अणु, मतलब इसमें दूरियां ज्यादा होगी। लेकिन अगर प्रबल आकर्षण बल, दूरी क्या होगी? कम होगी इसमें। तो दूसरा गुण इसका होता है, इसमें दूरियां क्या होती है? अणुओं के बीच में या अवयवी कणों के बीच में दूरियां क्या होती है? कम होती है। तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट ये आएगा कि ठोस अवस्था का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होगा। किसी भी बर्तन में डालेंगे या दूसरे बर्तन में, मान लो एक बर्तन ऐसा है, एक बर्तन ऐसा है, तो ठोस का यहाँ पर एक टुकड़ा डाला बर्फ का मान लो, और बर्फ का टुकड़ा इसमें डाला, तो यहाँ पर आकार आयतन दोनों में निश्चित रहेंगे। गैस में तो क्या होता है? फैल जाएगी पूरे में, अगर बंद कर देंगे तो। पानी होगा तो भी फैल जाएगा, नीचे फैल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगला पॉइंट देखो, देखो ठोस अवस्था के लिए हमेशा शब्द काम में लेते हैं गलनांक, और अगर द्रव अवस्था के लिए क्या काम में लेते हैं? क्वथनांक। क्योंकि ठोस जो होता है वो गलता है, किसमें? द्रव में गलेगा, तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं? गलनांक। और जिस बिंदु पर ठोस द्रव में बदल रहा है उसको बोलते हैं गलनांक बिंदु। ठीक है, ठोस किस में बदल रहा है? द्रव में, क्योंकि बर्फ गलती है इसलिए गलनांक काम में लेते हैं। और पानी जो होता है, लिक्विड जो होगा, मतलब द्रव जो होगा, वो क्या होगा? उबलेगा, उसलिए क्या काम में लेते हैं? क्वथनांक। ये इसके कुछ गुण है। इसके अलावा एक और होता है, ये होते हैं असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या था? संपीड़न मतलब होता है सिकुड़ना। ऐब लग गया मतलब सिकुड़ेंगे नहीं। तो क्या होता है? ठोस पहले ही इतने पास पास होंगे कि और वो पास पास नहीं आ सकते। ठोस पहले ही, ठोस में कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं पहले ही। अगर उनको और पास पास लाना चाहेंगे तो आप पास पास और नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या? ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठीक है, ये चार पांच इसके पॉइंट है। उसके बाद देखो ठोसों का वर्गीकरण क्या था? ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का एक नाम और होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फस बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है एमोर्फस। देखो इसमें डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सी दोनों की परिभाषा।
क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस वो होगा जिसमें ज्यामिति निश्चित होगी, ज्यामिति होती है निश्चित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अवयवी कण होंगे वो एक बिल्कुल निश्चित ज्यामिति होंगे। दो ज्यामिति में दो प्रकार की बनती है। ये दो अवयवी कण है, इनके बीच में ये स्थान यहां पर फिट हो जाए, अगली परत होगी, इन दो के बीच में ये फिट हो जाए, इन दो के बीच में ये फिट हो जाए, ऐसे ही इन दो के बीच में ये फिट हो जाएगी। बहुत सारे जुड़ते रहते हैं आपस में, इनके बीच में ये फिट हो जाए, तो ये ज्यामिति निश्चित है बिल्कुल। या फिर ऐसे भी निश्चित ज्यामिति बन सकती है, इसके जस्ट नीचे आ जाए, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, और बीच बीच में कुछ स्थान इसमें बचेंगे और इसमें बचेंगे। इनको बोलते हैं रिक्तिका। ये अपना टॉपिक आएगा आगे इसी चैप्टर में। लेकिन इसमें ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, कोई फिक्स ज्यामिति में नहीं होंगे। कहीं तो मान लो ये ज्यामिति दो कण जुड़ रहे हैं, कहीं फिर अलग हो गए, कोई निश्चित इनकी ज्यामिति नहीं होती। वो क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। इसमें देखो एमोर्फस नाम आया। एमोर्फस का मतलब होता है आकृति नहीं होना, नो शेप। बताओ, इसमें कोई आकृति निश्चित है? नहीं है। तो एमोर्फस जो टर्म लिया गया वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आकृति नहीं होना, नो शेप। ठीक है, आकृति नहीं होना। ये क्या होता है? इसमें कोई आकृति नहीं होती है, इसलिए इसके लिए क्या काम में लेते हैं? एमोर्फस। इसका एग्जाम्पल आ जाता है नमक, शक्कर भी इसी में आएगी। ठीक है। इसके अलावा एक शब्द आता है क्वार्ज, और इसमें एक शब्द आएगा क्वार्ज ग्लास या क्वार्ज कांच। इनमें क्या अंतर होता है वो अंतर भी लिखवाया था। इसमें क्वार्ज आता है लेकिन इसमें क्वार्ज कांच आता है। इसके अलावा इसमें मार्बल जो होता है संगमरमर, इसमें आता है, लेकिन संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। और चौक इसमें आता है, और चौक का फॉर्मूला भी सेम है, CaCO3। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन संगमरमर इसमें आएगा और चौक इसमें आएगा। क्यों? देखो, संगमरमर से हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, बोर्ड खराब हो जाएगा। लेकिन चौक से हम मकान नहीं बना सकते। ठीक है, इससे हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते। सेम है फॉर्मूला दोनों का, फिर भी इससे हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते और इससे हम मकान नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक अंतर होता है ज्यामिति का। इसमें ज्यामिति निश्चित होती है, मतलब जो कण होते हैं उसकी एक निश्चित व्यवस्था होगी, और इसमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इस कारण इससे हम मकान नहीं बना सकते, इससे हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते। ठीक है। क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास या क्वार्ज कांच क्या होते हैं? देखो, ये इसमें आता है, ये इसमें आता है। इसमें अंतर क्या होता है? देखो, एक क्वेश्चन होता है हमारी बुक में भी है कि क्वार्ज कांच को क्वार्ज में कैसे चेंज किया जा सकता है, या अक्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलीय ठोसों में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में गर्म करते हैं क्वार्ज कांच को। सबसे पहले गर्म करेंगे, उसके बाद तेजी से, ठीक है, तेजी से क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। सबसे पहले क्वार्ज कांच को गर्म करेंगे, उसके बाद तेजी से ठंडा कर देंगे, तो उसमें दूध या पर मतलब कलर व्हाइट व्हाइट सा हो जाएगा, और इस गुण का नाम होता है क्रिस्टलीकरण। देखो, अक्रिस्टलीय से किस में चेंज हो रहा है? क्रिस्टलीय में। इस गुण का नाम भी क्या होगा? क्रिस्टलीकरण। ठीक है। क्वार्ज कांच को गर्म करेंगे, उसके बाद तेजी से ठंडा कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? क्वार्ज कांच किस में चेंज हो जाएगा? क्वार्ज में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक सभी को? समझ में आए? उसके बाद देखो, चार पांच पन्ने नोट्स की बनवाए थे ना, वो तो हो जाएगा बाद में। देखो आगे, उसके बाद है ठोसों के गुण है, वो लक्षण थे, गुण थे, मतलब और भी गुण पढ़ने इसमें। पहला तो हमने देख लिया था आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। क्रिस्टलीय ठोस का आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे तो उनका आकार और आयतन कैसा था? अनिश्चित था। अनिश्चित था ना, कोई ज्यामिति फिक्स थोड़ी थी। अक्रिस्टलीय ठोसों में कहीं थे कण उपस्थित, तो इनका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। और क्रिस्टलीय ठोसों का आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट, ठीक, आकार आयतन को हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या आएगा? सेकंड पॉइंट आता है गलनांक। ठोसों का क्या निकालते हैं? गलनांक। तो क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, और इसका होता है अनिश्चित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी क्रिस्टलीय ठोस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, तो वो 100% 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाएगा। कोई मान लो ऐसा ठोस है कि जो 100 पर पिघलना है, तो वो उसको गर्म करेंगे तो 100 पर पिघल ही जाएगा 100%। लेकिन इसका अनिश्चित है। क्यों?
इसमें क्या होता है, इसमें होता है मान लो कोई भी, मान लो 140 डिग्री पर पिघलता है, तो वो पिघलते पिघलते पूरी तरह से कब तक पिघलेगा, पूरी तरह से पिघलेगा लगभग 190 पर। मतलब इसमें देखो अंतर 40-50 का अंतर आ जाएगा लगभग डिग्री में। पिघलना शुरू हुआ और पिघलते पिघलते 190 तक पहुंच गया। लेकिन ये इसका फिक्स है, अगर मान लो 100 पर पिघलना है तो ये 100 पर ही पिघल जाएगा। तो क्या होता है, इसका निश्चित है और इसका क्या है, अनिश्चित है। उसके अलावा तीसरा गुण है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र को बोलते हैं कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, देखो शीतलन वक्र अपने सिलेबस में शायद नहीं है, एनसीईआरटी में है, पर थोड़ा सा देख लो फिर भी। देखो शीतलन वक्र क्या होते हैं, शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र देखे तो कैसे आएंगे और अक्रिस्टलीय के देखे तो कैसे आएंगे। लेकिन पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, ये तो बस थोड़ा सा शुरू में इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद पूरे चैप्टर में अपने को सिर्फ क्रिस्टलीय के बारे में पढ़ना है, अक्रिस्टलीय कोई आगे नाम नहीं आएगा। तो देखो इनमें वक्र कैसे बनते हैं, क्रिस्टलीय के शीतलन वक्र कैसे बनेंगे और अक्रिस्टलीय कैसे बनते हैं। तो देखो शीतलन वक्र, अगर तापमान और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे, तापमान ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, टाइम ले रहे हैं मिनट में, ठीक है, इनके बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या होता है, इसमें तो जो शीतलन वक्र आता है वो आता है असतत, क्रिस्टलीय में असतत आएगा और अक्रिस्टलीय में देखेंगे तो आता है सतत। इसमें डिसकंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस आता है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो देखो कैसे आता है सतत और असतत कैसा बनता है। देखो ध्यान से देखना, इसको बनता कैसे पहले वो बना रहा हूं फिर समझाऊंगा। ऐसे आगे होता जाएगा, नीचे होगा फिर ऐसे होगा। इसमें बिल्कुल सतत बनेंगे ऐसे। इसका मतलब समझो, देखो हमने पिघले हुए, ध्यान देना, पिघले हुए लिए क्रिस्टलीय ठोस, पिघले हुए, उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। शीतल मतलब ठंडा करना होता है, कूल करेंगे। पिघले हुए लिए क्रिस्टलीय ठोस, उसको ठंडा किया, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ टेम्परेचर है इस रेखा पर और इस रेखा पर क्या है, टाइम है। तो ठंडे करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू होगा, कम होगा टेम्परेचर, और एक ऐसा बिंदु आएगा जिस पर जाकर टेम्परेचर बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस बिंदु पर टेम्परेचर फिक्स हो गया। ये टेम्परेचर फिक्स कब तक रहेगा, जब तक ये टेम्परेचर जब तक फिक्स रहेगा जब तक ये क्रिस्टलीय ठोस पूरी तरह से जम नहीं जाए। पिघला हुआ लिया था, पूरी तरह से जम नहीं जाए तब तक ये टेम्परेचर यहां पर क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे फिर से घटने लगेगा। तो इसका कर्व ऐसे आता है कि पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इसका कर्व असतत रूप से बनता है। दोबारा समझ लो इसको, देखो पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को, परिभाषा सिंपल सी है, पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को अगर ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, शीतल करेंगे उसको, तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठंडा होगा टेम्परेचर कम ही होगा ना, फ्रिज में रखते टेम्परेचर कम ही होता है उसमें, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर तापमान स्थिर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें तापमान एक जगह स्थिर होता है, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद तेजी से घटेगा। फिक्स कब तक रहेगा, जब तक वह पूरी तरह जम नहीं जाए, उसके बाद तेजी से घटने लग जाएगा। ये होता है असतत ग्राफ। और सतत ग्राफ क्या होगा, इसमें भी सेम वही करना है, पिघला हुआ क्या लेना है, अक्रिस्टलीय ठोस लेना है। इस पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करना है, ठंडा करना है। जैसे उसमें क्या था वैसे ही करना, ठंडा करना है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आता जिसमें तापमान स्थिर हो जाए। इसमें एक बिंदु ऐसे आ रहे हैं, ये बिंदु ऐसा आया है, या फिर ये वाला कोई से भी ऐसे बिंदु आता है जिसमें तापमान स्थिर हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आता जिसमें तापमान स्थिर हो। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा। कोई ऐसा बिंदु नहीं आएगा जिस पर टेम्परेचर फिक्स हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आएगा जिस पर टेम्परेचर फिक्स हो जाए। टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर पे क्या होता है, गिरता जा रहा है। लेकिन कोई बिंदु ऐसा नहीं आ रहा जैसे इसमें आ रहा था फिक्स वाला। तो इसके कैसे होते हैं, सतत ग्राफ, और इसके असतत, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है समदैशिकता व विषमदैशिकता। समदैशिकता व विषमदैशिकता,
चौथा, ये पेपर में भी पूछते हैं इसको, समदैशिकता व विषमदैशिकता। देखो, समदैशिकता को बोलते हैं आइसोट्रोपी और विषमदैशिकता को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। एनाइसोट्रोपी। अब एक बात ध्यान रखना, पहले तो सीधा मैं बता रहा हूं, पहले जो समदैशिकता है वो पाई जाएगी, उल्टा मत करते हैं, समदैशिकता हमेशा अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाएगी, क्रिस्टलीय में नहीं होगी, अक्रिस्टलीय में। और विषमदैशिकता हमेशा पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में। अभी बता रहा हूं इसका रीजन कैसे बनता है। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता और अक्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है समदैशिकता। अब ध्यान से देखो, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है। एक मैं निश्चित ज्यामिति बना रहा हूं, मान लो पहले मैंने छोटे कण ले लिए, ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में बड़ा कण रख रहा हूं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर से छोटे कण में छोटा कण रख रहा हूं, बड़े कण के नीचे बड़ा कण रख रहा हूं, यहीं तक देख लो। अब देखो, क्रिस्टल ठोसों, ठोसों के कोई भौतिक गुण होता है, जैसे अपवर्तनांक होता है ठोस का, या फिर प्रतिरोध होता है, या चालकता, ठीक है, कोई सब गुण ले लेंगे। मान लो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है किसी भी लाइट का, फिजिक्स में पढ़ते हो तुम, किसी भी लाइट का, मान लो यहां से लाइट ये आई, इसमें से, इस माध्यम में से गुजारा, मतलब माध्यम वायु है, पानी है, कुछ माध्यम हो सकता है, इसमें से गुजारेंगे तो इस लाइट की क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी दिशा इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, और सीधी भी हो सकती है किसी किसी में। तो अपवर्तनांक किसे बोलते हैं कि लाइट को किसी भी माध्यम में से गुजारेंगे तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अब देखो इसमें, अब ध्यान से देखना, क्रिस्टल ठोस की ज्यामिति निश्चित बना दी। अब देखो, हम किसी भी डायरेक्शन में देखें, किसी भी डायरेक्शन में देख लेना, हमको एक जैसा नहीं लगेगा। मान लो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ए से बी जाएंगे तो देखो, ए के इधर की साइड, ऊपर की साइड बड़े कण है, नीचे की साइड छोटे कण है, ठीक है। चलो एक दिशा ले लिए, दूसरी दिशा कोई सी ले लो, मान लो ऐसे ले लो, ये दिशा ले ली, सी से डी ले ली। इस दिशा में देखो, बड़ा कण आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है, इधर भी बड़ा छोटा कण आ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें कैसे था? इसमें एक तरफ सारे बड़े थे, एक तरफ सारे छोटे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है एक बड़ा आ रहा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे ही हो रहा है ना। तो देखो, इस दिशा में अलग कण मिल रहे हैं, इस दिशा में अलग कण मिल रहे हैं, तो हमने जैसे ही दिशा चेंज की, उसके गुण भी क्या हो गए? भौतिक गुण भी क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक है। इस दिशा में इन कणों को सामना करना पड़ रहा है, इधर की साइड बड़े कण, इधर की साइड छोटे कण। अगर डायरेक्शन चेंज कर दी तो इधर की साइड देखो, ये कण ऐसे आ रहे हैं, बड़ा छोटा कण, और इधर भी बड़े छोटे कण आ रहे हैं। तो दिशा जैसे चेंज की तो उसके गुण भी क्या हो गए? बदल गए। अब ध्यान से देखो, दिशा चेंज करने पर गुण बदल गए, मतलब समान नहीं रहे ना, बदल गए गुण। तो बदलने मतलब अलग हो गए, अलग को क्या बोलते हैं? विषमी तो बोलेंगे, विषमी बोलेंगे ना। ज्यामिति हमने निश्चित ली है, गुण अलग हो गए मतलब विषम हो गए, तो ज्यामिति निश्चित का मतलब क्या है? क्रिस्टलीय है, तो क्रिस्टलीय में गुण अलग हो गए, तो क्रिस्टलीय में ध्यान रखना क्या पाई जाएगी? विषमदैशिकता, ठीक है। एक एग्जांपल बताऊंगा अभी तुमको। और देखो, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में मान लो ये बड़े कण रख दिए, इनमें ज्यामिति निश्चित होगी नहीं, तो बीच बीच में मान लो कहीं भी छोटे कण पड़े हुए हैं, तो देखो हमको किसी भी दिशा से देखेंगे हमको एक जैसा लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें फैले हुए हैं, कहीं बड़े कण पड़े, छोटे कण पड़े, फैले मतलब एक दूसरे फैले हुए हैं, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है इसमें, तो कोई साइड भी देखो हर साइड एक जैसा दिखेगा। इसका मतलब एक एग्जाम्पल होता है इसमें, मान लो एक 2 शादी अटेंड की हमने, एक शादी में क्या हुआ? एक शादी में बच्चे भी एक साइड बैठे हुए हैं, एक साइड बच्चे बैठ गए, एक साइड जेंट्स बैठ गए, एक साइड लेडीज बैठ गई, ठीक है। एक साइड बच्चे बैठ गए, एक साइड जेंट्स बैठ गए, एक साइड लेडीज बैठ गई। तो देखो, हम देखेंगे इस डायरेक्शन में देखेंगे, हमको क्या दिखेंगे? बच्चे दिखेंगे सिर्फ। इस डायरेक्शन देखेंगे सिर्फ जेंट्स दिखेंगे, इस डायरेक्शन देखेंगे क्या दिखेंगे? सिर्फ लेडीज दिखेगी। तो देखो, हमने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में अलग दिख रहा है, इस डायरेक्शन में अलग दिख रहा है, इस डायरेक्शन में अलग, तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हमको अलग अलग गुण दिख रहे हैं ना, मतलब अलग अलग
लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे थे, यहाँ पर क्या थे, जेंट्स थे, यहाँ पर लेडीज थे, तो अलग अलग दिशाओं में देखने पर हमको अलग अलग दिख रहे हैं। और लेकिन हमने फिक्स बैठाया, इधर देखो बच्चों को बैठाया, फिक्स व्यवस्था करी है, इधर जेंट्स को बैठा दिया, फिक्स व्यवस्था में इधर लेडीज को बैठा दिया, व्यवस्था बिल्कुल फिक्स करी है, लेकिन हर डायरेक्शन में देखने पर हमको अलग अलग दिख रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है, इधर देखेंगे तो अलग, इधर देखेंगे तो अलग, इधर देखेंगे तो अलग। ऐसे ही व्यवस्था बिल्कुल फिक्स करी हमने, लेकिन अलग अलग दिशा में देखने पर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो कैसे दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, मतलब विषम दिख रहा है। तो क्या पाया जाए, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम दे सकता। और अक्रिस्टलीय में देखो, मान लो दूसरी शादी अटेंड की हमने, दूसरी शादी में यहाँ इधर बच्चे भी है, लेडीज भी, जेंट्स भी, इधर भी ऐसे ही और इधर भी ऐसे ही है, तो हम चाहे इधर देखें, चाहे इधर देखें, चाहे इधर देखें, हमको तीनों डायरेक्शन बताओ सेम ही दिखेगा। इधर भी बच्चे, लेडीज, जेंट्स है, इधर भी है और इधर भी है, तो तीनों दिशाओं में क्या होगा, सेम दिखेगा। तो तीनों दिशाओं में सेम दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था उसमें कुछ नहीं है, यहाँ भी तीनों है, यहाँ भी तीनों, यहाँ भी तीनों, कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो देखो ऐसे ही अक्रिस्टलीय ठोस में कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे कोई सी डायरेक्शन देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे ऐसे देख लो, कहीं भी देख लो, हमको सेम दिखेगा, मतलब समान दिखेगा, सम दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, समदैशिकता। और अक्रिस्टलीय में क्या पाई जाएगी, समदैशिकता। ठीक है, आगे सभी समझ में। उसके बाद देखो आगे, यहां तक हमारा हो गया था कल। अब अगला टॉपिक, हेडिंग डाल लिया होगा तुमने, अगला हेडिंग डाल लो तुम भी, विभिन्न बंधन बलों, ब्रैकेट में लिखना, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। देखो अब हमको वर्गीकरण करना है, क्रिस्टलीय ठोसों किस आधार पर करना है, अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर। इसका मतलब क्या है कि ठोसों में आकर्षण बल कैसा है, मतलब किस कारण उनमें आकर्षण हो रहा है, कौन सा बल कार्य कर रहा है कि उनमें आकर्षण आ रहा है। वान डेर वाल बल काम कर रहा है, हाइड्रोजन बंध काम कर रहा है, आयनिक बंध काम कर रहा है, या सहसंयोजक बंध काम कर रहा है, उनके आधार पर क्या है, ठोसों के प्रकार है। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखो, पहले लिखो, अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर, अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को, अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर बांट रहे हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, मतलब बल किस किस प्रकार होंगे। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका आणविक ठोस। आणविक ठोस में भी 3 टाइप आगे आएंगे। ठीक है, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है, दूसरा आयनिक ठोस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, और चौथा होता है सहसंयोजक। ये आया था 2019 में, या इसको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। इसका उदाहरण पूछा था, नाम इस नाम से नहीं आया, इस नाम से आया था कि नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण दीजिए। हीरा आता है इसमें, ठीक है, डायमंड।
ये आया था 2019 में। अब देखो आणविक ठोस के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, 4 प्रकार होंगे, आणविक ठोस, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, या इसको परमाणुविक ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 भाग है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, देखो अब सबसे पहले एक एक लिखते चलेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं आणविक ठोस, तो आणविक ठोस को पहले समझ लो फिर लिखना। आणविक ठोस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो अब समझ लो इसको। देखो आणविक ठोस होंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो आएगा अवयवीकरण। अवयवीकरण क्या होंगे? अणु होंगे, परमाणु होंगे या आयन होंगे? मॉलिक्यूल्स, अणु। आणविक में अणु आ रहा है ना, तो इसमें अवयवीकरण क्या होंगे? अणु होंगे। मतलब इसमें बहुत सारे अणु आपस में, जैसे मान लो CO2 का अणु आपस में जुड़ रहे हैं और इस किसी ठोस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शुष्क बर्फ बोलते हैं किसको? शुष्क बर्फ बोलते हैं ठोस CO2 को। ठीक है, जो सॉलिड CO2 होती है ना, उसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ड्राई आइस। इसमें पहला पॉइंट आएगा अवयवीकरण क्या होते हैं? अणु होते हैं, पहला पॉइंट तो। ठीक है, इसके अलावा इसके ये विद्युत के कुचालक होंगे, इनमें से बिजली पास नहीं हो सकती, और ये होते हैं मुलायम, और गलनांक होता है इनका कम। मुलायम भी होता है और गलनांक क्या होता है इनका? कम होता है। ठीक है, आणविक ठोस, इसमें पहला, सबसे पहला देखो, पहला समझा रहा हूं। पहला क्या बताया तुमको? पहला बताया ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ध्रुवीय, अध्रुवीय देखो, चलो पहले अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय बोलते हैं नॉन पोलर आणविक ठोस। अब ध्यान समझना इसको, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें सबसे पहले तुमको क्या बताना है? इसके आधार पर वर्गीकरण है वो देखना है। अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर है। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में अणु किस प्रकार पास पास रहेंगे, मतलब किस प्रकार उसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? अणु पास पास भी होने चाहिए ना, तभी तो इसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कौन सा इसमें बंध पाया जाएगा, कौन सा बल लग रहा है कि अणु पास पास है? तो देखो इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं, इसमें एक दुर्बल वांडरवाल बल, दुर्बल वांडरवाल बल, वांडरवाल बल दुर्बल ही होता, तुमने पढ़ा भी होगा। दुर्बल वांडरवाल्स या वांडरवाल बल पाया जाता है। ठीक है, दुर्बल होता है वांडरवाल बल। या इसमें ये भी आता है, तुमने एक वो पढ़ा होगा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आकर्षण बल, 5वें पाठ में था 11वीं क्लास में। द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं जिसको। या इसमें कौन सा? ये द्विध्रुव आकर्षण बल। अब ये द्विध्रुव आकर्षण बल 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी, किसी में स्थायी लग जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए। एक होता है अस्थायी, तो इसमें जनरली मतलब सामान्यतः अस्थायी वाला पाया जाएगा, अस्थायी द्विध्रुव आकर्षण बल। अब देखो इसका, देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, पहले इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। सारी अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें जो भी है, अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, 18 वर्ग जो पूरा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये सारी अक्रिय गैसें इसी में आती है। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन, रेडोन सब इसी में आते हैं। इसके अलावा ठोस CO2 जिसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ, ये भी इसी में आती है। उसके अलावा आ जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी इसमें आएगा। अभी बता रहा हूं कैसे इसमें 0 आएगा, द्विध्रुवागुण 0 आता है इसमें भी। इसके अलावा आ जाएगा हमारे H2 का अणु, मतलब सेम परमाणु में अणु, जैसे H2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, O2 आ जाएगा, इसमें आएंगे सारे। उसके अलावा आता है इसमें, ये सारे हो गए। ठीक है, ठोस CO2 हो गया, शुष्क वर्ग CCl4 हो गया, H2N2, O2 वगैरह इसी में आएंगे। तो ये सारे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक, अब देखो इसमें आकर्षण बल कैसे लगेगा। देखो मान लो हमने CO2 का एक अणु ले लिया, CO2 बहुत सारे अणु ले लिए। ठीक है, ये बहुत सारे अणु,
अब तुमको पता है कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लस माइनस बनते हैं इन पर, ये इनको ही बोलते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव देखो, एक ध्रुवीय बन गया पूरा, एक ध्रुवीय बन गया, ऐसे ये वाला बन जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो द्विध्रुव बनते हैं, ये जो द्विध्रुव बन रहे हैं, ये होते हैं वीक होते हैं, मतलब क्या होंगे, कमजोर होंगे, मतलब इसमें कमजोर दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाएगा। तुमको पता है दो प्रकार के होते हैं, स्थायी या अस्थायी। ये कैसे होते हैं, वीक का मतलब क्या होता है, अस्थायी होंगे। तो इनमें सीधा तुमको ध्यान रखना है, इनमें आकर्षण बल किस कारण है, इसमें आकर्षण बल है दुर्बल वान डेर वाल्स बल या फिर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इसके कारण इन अणुओं में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, मतलब अणु आपस में जुड़ रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, पूरे बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, आणविक ठोस का निर्माण कर रहे हैं। यह है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाएगा, तुमको इसमें बताया था, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं, मतलब इसमें से विद्युत पास नहीं की जा सकती, और मुलायम होते हैं को मतलब सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मुलायम होंगे, सॉफ्ट होंगे। इसके अलावा एक पॉइंट ये आता है कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस है वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था, ठीक है, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में किस पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था या गैस अवस्था में रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे देख लो, कमरे के ताप पर गैस अवस्था या द्रव अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर कमरे के ताप से कम तापमान कर दिया, कम तापमान कर दिया, कमरे के ताप से भी कम तापमान कर दिया, तो किस में चेंज हो जाएंगे, ठोस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कमरे का ताप है, उसमें तो गैस है, द्रव में जैसे ही तापमान कम करेंगे, मतलब जमना शुरू होंगे, तापमान कम होगा, तो कमरे के ताप से कम तापमान पर किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। दोबारा से देख लो पूरे को, अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है या द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। एग्जांपल हीलियम, अक्रिय गैस सारे आएंगे, ठोस CO2, CCl4, H2N2O2 वगैरह आ जाएंगे। कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में रहेंगे कमरे के ताप पर। जैसे ही तापमान कमरे के तापमान को कम कर दिया, मतलब ठंडा करना शुरू किया, तो किस अवस्था में चेंज हो जाएंगे, ठोस अवस्था में चेंज हो जाएंगे। अब देखो H2 दोनों सेम अणु है, तो द्विध्रुव आघूर्ण इसमें सेम रहेगा। H2 मतलब हाइड्रोजन है ना, HH होंगे दोनों, तो इसमें कोई विद्युत ऋणता में अंतर था ही नहीं, दोनों में HH रहेंगे ना। H2 में क्या होगा, एक H ये रहेगा, एक H ये रहेगा, तो विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें देखो तुम, CO2 कैसे होता है, CO2 के संरचना सभी को पता होगा, CO2 की संरचना होती है रेखीय। रेखीय संरचना में एक नियम होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, रेखीय संरचना में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होगा, इन दोनों से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की साइड द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। इन दोनों में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन के साइड द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। तो देखो ये इधर जा रहा है, देखो एक तो इधर जा रहा है और एक जा रहा है इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो एक दूसरे के विपरीत जा रहे तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए इसमें द्विध्रुव आघूर्ण मतलब म्यू की वैल्यू, म्यू से दर्शाते द्विध्रुव आघूर्ण को क्या रहेगी, जीरो आएगी। इसके अलावा जैसे मान लो CCl4 को देखो, CCl4 में देखो क्या होता है, C1 2 3 4, CCl4 होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होगा, कार्बन एक नियम होता है द्विध्रुव आघूर्ण का कि अगर किसी भी परमाणु के चारों ओर, ठीक है, या किसी भी कण के चारों ओर अगर सेम प्रकार के कण हो, देखो ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, अगर सेम प्रकार के कण होते हैं उनमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इसमें जीरो नहीं रहेगा, CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसमें एक H आ गया, अलग आ गया ना एक, तो इसमें जीरो नहीं रहेगा। अगर सेम परमाणु होते हैं तो क्या होता है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण जीरो। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अति न्यून तापमान पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस है। इसका आंसर क्या बताओगे, अति न्यून तापमान पर हाइड्रोजन, या तभी अपने में अति न्यून तापमान पर हाइड्रोजन किस प्रकार का ठोस होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, इसलिए अति न्यून तापमान लिखवाया था, कि अंडरलाइन कर लेना उसको हाइड्रोजन तक, अति न्यून तापमान पर H2 हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा पहला अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, दूसरा देखो अब,
दूसरा देखो ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ध्रुव बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे HCl होता है, HCl में क्या होता है, एक प्लस बनता है एक माइनस बनता है, ध्रुव बनेंगे। अब दोनों ध्रुव आपस में क्या करेंगे, पास पास आएंगे, तो इसमें आकर्षण बल किस कारण होता है, इसमें भी आकर्षण बल द्विध्रुव के कारण ही होता है। ठीक है, ध्रुव बनते हैं दो, उसी कारण इसमें क्या होगा, आकर्षण बल पाया जाएगा। जैसे SO2 पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्लोरोफॉर्म भी आता है। मैंने तुमको बताया था क्लोरोफॉर्म जो होता है उसमें एक तो हाइड्रोजन होता है और 3 क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं। अगर चारों सेम होते तब तो 0 होता जाता द्विध्रुव, तब तो किसमें आ जाता है, अध्रुवीय में आ जाता। लेकिन एक हाइड्रोजन आ गया, इस कारण ये किसमें आएगा, ध्रुवीय में आएगा। SO2 जो होता है, देखो SO2 में दोनों ऑक्सीजन सेम है, लेकिन SO2 में क्या पाया जाता है, एक लोन पेयर पाया जाता है, क्योंकि सल्फर की होती है 6 संयोजकता। तो देखो 1 2 3 4 पूरे 2 क्या पाए जाएंगे, मतलब एक लोन पेयर पाया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6 हो गए। तो इस पर पाया जाता है लोन पेयर, इस कारण क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है। HCl में ध्रुव बने रहे प्लस माइनस वाले, इस कारण क्या होता है, ये ध्रुवीय होता है। ये देख लो बस, फिर ये देख लो बस। आगे देखो, आगे बिल्कुल सेम है। देखो हमने 3 टाइप बताए थे इसके, पहला अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा हाइड्रोजन बंधित। तीनों में बिल्कुल सेम आएगा, तीनों में आएगा, कुचालक भी होते हैं, तीनों ये सेम है, और मुलायम भी होंगे, मतलब विद्युत भी पास नहीं कर सकते, और सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। इसमें भी ये आएगा कि कमरे के ताप पर तो क्या होंगे, कमरे के ताप पर द्रव या फिर किस अवस्था में पाए जाएंगे, गैस अवस्था में पाए जाएंगे। और जैसे ही कमरे के तापमान से कम तापमान ऊपर करेंगे तो क्या किस में चल जाएंगे, ठोस अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट है इसके 3-4 बस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल HCl, SO2, CaCl3। कुचालक होते हैं, मुलायम होते हैं, मतलब विद्युत पास नहीं कर सकते, और सॉफ्ट होते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाएंगे या गैस अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे ही कमरे के तापमान से कम तापमान क्या किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, एक लाइन इसमें होती है। वैसे देखो, अगर ठोस अवस्था में रहेंगे तो कुचालक रहते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में, जब भी द्रव अवस्था में रहेंगे तो सुचालक बन जाते हैं। लेकिन अपने को बस ये वाला लाइन ध्यान रखना कि कुचालक वाली। ठीक है, क्योंकि हमको ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें।